चलिए देखिए, नेक्स्ट आपका जो इसी के आगे जो जस्ट टॉपिक है वो आपका, जैसे आप लोग कह देते हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है, तो आप लोग कह देते हैं सर इसमें ये क्यों कहा जाता है कि केवल आपका डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको आपको अगर समझना है तो आपको बताया जाता है कि कुछ आपके रूल्स और रेगुलेशन है, कुछ शर्तें होती हैं जिसको कोई जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, पूरा करता है या फॉलो करता है। अब वो जो आपकी कंडीशन या टर्म कंडीशन है वो कौन कौन सी है, तो आपको समझना है। उसमें सबसे पहली कंडीशन आपकी, अगर आपको याद होगी, या आपके रेफरेंस बुक में भी पढ़ाया जाता है और आपको इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर में जब आपको पढ़ाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, तो उस समय भी बताई जाती है। तो कुछ आपको वो शर्तें समझनी जिसके आधार पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डीएनए ही क्यों आपका जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए क्यों नहीं है, तो उसको आपको समझना है। देखिए इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो इसमें कहा जाता है जब भी आप डीएनए और आरएनए देखेंगे तो इसमें कहा जाता है डीएनए या आरएनए या जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। किस आधार पर, वो स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चर के आधार पर और अपने किसके, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर जैसे हम आप लोग कह देते हैं, कह रहे जो भी आपका न्यूक्लिक एसिड होता है वो अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है। तो आप जानते हैं रिप्लिकेशन की पावर किस में है। पहला जो आपका पॉइंट होता है कि ये क्या होना चाहिए, रिप्लिकेट करना चाहिए, यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो खुद को क्या कर सकता होगा, रिप्लिकेट, यानी अपनी रिप्लिका बना सकता होगा, प्रतिलिपि जिसको हम आप लोग कह देते हैं। तो रिप्लिकेशन की पावर डीएनए में है। आप लोग सब जानते हैं डीएनए अपने जैसा क्या बनाता है, दूसरा डीएनए, लेकिन यही पावर किसमें भी है, आरएनए में भी है कि आरएनए क्या बना सकता है, आरएनए बना सकता है। और आपको याद रखना है डीएनए से डीएनए बनना एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन आरएनए से आरएनए बनना बहुत फास्ट प्रोसेस है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि डीएनए भी रिप्लिकेट कर सकता है और आरएनए भी रिप्लिकेट कर सकता है। तो आप कह सकते हैं सर ये पॉइंट तो दोनों फॉलो करते हैं भाई, डीएनए भी फॉलो करता है और आरएनए भी फॉलो करता है। लेकिन दूसरा जो रूल या दो आप कह सकते दूसरा जो रूल फॉलो करना वो क्या, तो मैंने आपको बताया ये क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। कैसा, स्ट्रक्चरली, केमिकली, यानी कि जब इसका कंपोजिशन होता है वो स्टेबल होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका स्ट्रक्चरल एंड केमिकल रूप से क्या होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। तो अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो अब आप जब डीएनए लेते हैं तो डीएनए में आपकी जो शुगर होती है, तो याद करिए वो शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबोस। और मैंने आपको बताया था डीऑक्सी राइबोस का फॉर्मूला C5H10O4। और दूसरा जो आरएनए है उसका फॉर्मूला आपको, उसमें शुगर है वो कौन सी, राइबोस, और उसका फॉर्मूला C5H10O5। यानी कि आपको याद देखना है कि इसमें जो सेकेंड नंबर कार्बन था उसमें केवल H ग्रुप था, है ना, और इसमें जो सेकेंड नंबर कार्बन है उसमें कौन सा था, OH। तो ये जो OH है ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है ना, और इसके पास क्या है, केवल H है जो इसके अकॉर्डिंग कम रिएक्ट करता है। तो जो जल्दी रिएक्ट कर लेगा तो वो जल्दी चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब कि वो स्टेबल नहीं है। और ये क्या है, H है, ये बहुत कम रिएक्ट करेगा, इसका मतलब ज्यादातर स्टेबल कौन है, डीएनए। तो एक प्लस पॉइंट इसके पास था यहाँ दूसरी शर्त में कि डीएनए क्या है, स्टेबल है, किसकी अपेक्षा, आरएनए की अपेक्षा। तो जेनेटिक मटेरियल के लिए इसकी दावेदारी थोड़ा सा क्या हो गई, थोड़ा बढ़ गई। लेकिन तीसरा पॉइंट भी है, एक तीसरा पॉइंट भी आप कह सकते हैं इसमें, यहीं पे आप लोग समझ लीजिए थर्ड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट ये आप कह सकते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, तो तीसरे रूल में आपको याद रखना है कि ये कैसा होना चाहिए कि ये जो इसकी प्रोसेस है, आप कह सकते हैं जो इसका आप कह सकते हैं मैसेज फ्लो करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, सबके पास बहुत जल्दी करने का, मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें चेंजेस होना चाहिए समय समय के आधार, जिसको आप कहते हैं म्यूटेशन। अगर सब सरल शब्दों में कहें तो जेनेटिक मटेरियल में क्या होते रहने चाहिए, म्यूटेशन की पावर होना चाहिए, यानी कि चेंजेस होना चाहिए, परिवर्तन जिसको कहते हैं उत्परिवर्तन। अब कैसे म्यूटेशन, तो आपको याद है डीएनए में म्यूटेशन की पावर है, हम आप लोग पढ़ते ही हैं कि म्यूटेशन होता है। और म्यूटेशन क्यों जरूरी है, तो आप जानते हैं म्यूटेशन ही किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। म्यूटेशन से ही तो एवोल्यूशन है, क्योंकि म्यूटेशन होगा, चेंज होगा तो आपकी क्या आएंगी, वेरिएशन, और वेरिएशन आएंगी तो फिर नई नई आपकी स्पीसीज बनेगी। लेकिन ये जो आपका म्यूटेशन है ये डीएनए में होता है, लेकिन म्यूटेशन की पावर किसके पास भी है, आरएनए भी क्या करता है, म्यूटेशन करता है। तो आप कहेंगे सर दोनों में सेम चीज हो गई, लेकिन आपको इधर याद ये रखना है कि जो आरएनए है उसके पास म्यूटेशन की जो क्षमता है वो क्या है, वो ज्यादा है किसके अकॉर्डिंग, डीएनए के अकॉर्डिंग। बात समझिए, तो आप कहेंगे सर अच्छी बात है, तो फिर आरएनए आगे हो गया। लेकिन आपको ये समझना है कि किसी भी स्पीशीज में बहुत फास्ट म्यूटेशन नहीं चाहिए, स्लो म्यूटेशन चाहिए, क्योंकि अब अचानक से जल्दी जल्दी चेंज होगा तो फिर स्टेबिलिटी कैसे बनेगी किसी स्पीशीज की, वो स्टेबल कैसे रह पाएगी इस एनवायरनमेंट में, आप कह सकते पृथ्वी पर। तो स्टेबल होने के लिए कुछ क्या भी चाहिए, प्रोसेस स्लो होना चाहिए ना, अचानक तुरंत आपका म्यूटेशन होता रहेगा तो स्टेबिलिटी नहीं आती स्पीशीज में। तो म्यूटेशन तो चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, स्लो म्यूटेशन चाहिए। इसलिए ये जो आपका थर्ड पॉइंट है ये किस पर शूट करता है ज्यादातर, डीएनए पर। तो आपका डीएनए जो हो गया वो 2 पॉइंट पर क्या हो गया, वो आरएनए से अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ गया, वेटेज मिल गया उसको कि भाई ये ज्यादा आप कह सकते हैं रूल फॉलो कर रहा है, उस कैटेगरी में, उस सांचे में डाल रहा है। अब चौथा और लास्ट वाला क्या है, हाँ, इसके पास एक्सप्रेशन की क्षमता होनी चाहिए, अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। तो एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है, तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, और फिर प्रोटीन से आपके एंजाइम्स वगैरह जो भी आपके होते हैं वो बनते हैं ना। लेकिन आरएनए भी यही सेम चीज करता है, आरएनए भी अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। आरएनए भी एक्सप्रेस करेगा, कैसे, तो आप जानते हैं आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से आप जानते हैं एंजाइम, तो ये चीज तो इसमें और जल्दी हो रही है, यानी कि जो एक्सप्रेस करने की पावर है वो किसके पास, आरएनए के पास, डीएनए से ज्यादा है, फास्ट करेगा एक्सप्रेस, ठीक। तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन की पावर दोनों के पास है। तो इसमें दोनों मान लीजिए आपके क्या है, बराबर बराबर हो गए। तो ये 4 पॉइंट है जिस आधार पर आप कह सकते हैं, तो इस चारों को अगर आप एक बार डिटरमाइन करेंगे तो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये किसके फेवर में जा रहा है, डीएनए के। इसके कारण ही डीएनए को क्या कहा गया, जेनेटिक मटेरियल। बात क्लियर, बस ये आपको समझना है, यही चीज भाई, क्योंकि पूछने में कई बार ऐसा जाता है, कई लोग पूछ भी लेते, कई बार बताना भी पड़ता है, तो कम से कम दिमाग में रहना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड तो दोनों है, लेकिन हम डीएनए को ही क्यों माने कि न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए भी तो न्यूक्लिक एसिड है, वो भी जेनेटिक मटेरियल है। तो ऐसा नहीं है, वो भी था, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहली जो सेल है या फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए ही था। क्लियर। और एक चीज और आपको याद रखना है, इसमें इससे भी पीवाईक्यू पूछा जाता है। सपोज करिए आरएनए तो राइबोज का तो चेंज है ही, अंतर है ही है। आरएनए में कौन सी शुगर है, राइबोज है, और डीएनए में कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज है। ऐसे आपको समझना, डीऑक्सीराइबोज है। क्लियर। लेकिन आपको इसमें एक चीज और समझना है, तो इसका अंतर आप समझ रहे होंगे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का, कि इसमें सेकंड नंबर के साथ कौन है, OH ग्रुप है राइबोज में। इसमें सेकंड नंबर के साथ केवल क्या है, H है। तो मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है, इसलिए ये आपका ज्यादा स्टेबल और ये
कम स्टेबल है। दूसरा रीजन इसका समझिए, आप जानते हैं आरएनए में यूरेसिल होता है ना, और डीएनए में थाइमीन होता है। ये भी आप अंतर लिखते हैं जब डिफरेंस लिखते हैं डीएनए और आरएनए में, है ना। लेकिन ये जो यूरेसिल है इससे थाइमीन कैसे हुआ, तो आपको याद रखना है कि ये यूरेसिल ही है जो किसमें चेंज हो जाता है, थाइमीन में। बस अंतर केवल क्या है, बस मैथिल ग्रुप जुड़ जाता है और मैथिल ग्रुप के कारण यही यूरेसिल किसमें चेंज हो जाता है, थाइमीन में। तो मतलब आप कह सकते हैं कि थाइमीन में क्या है, हाँ 5 मिथाइल वाला जो ग्रुप है वो ऐड हो गया है यूरेसिल। यानी इसका मतलब कि पहले कौन सा वाला बेस था, यूरेसिल। यूरेसिल ही चेंज होकर के किसमें चेंज हो गया, बदल गया, थाइमीन। इसका मतलब कि इसमें स्टेबिलिटी कुछ कम रही होगी जिसके कारण ये किसमें चेंज हुआ, थाइमीन में। इसका मतलब कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है किससे, आरएनए से। बात क्लियर। तो कुछ ये चीजें जिसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल हम आप लोग प्रेफरेंस कर देते हैं। अब इसके बाद आता है डीएनए का क्या करना, आप लोग पढ़ेंगे इसमें डीएनए को रिप्लिकेट करना, जिसको आप लोग कहते हैं डीएनए का डुप्लीकेशन या डीएनए का रिप्लिकेशन। तो आप लोगों को याद होगा डीएनए का रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन जो है, देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, डीएनए का जो रिप्लिकेशन है, रिप्लिकेशन ये आपको समझ है। डीएनए का रिप्लिकेशन क्या कैसे होता है, तो आप जानते हैं डीएनए का रिप्लिकेशन का मतलब डीएनए जो आपका मौजूद है किसी सेल में उसका उसी के जैसी क्या बना लेना, दूसरी कॉपी तैयार कर देना। और ये आपको याद रखना है कि जब रिप्लिकेशन होता है किसी भी सेल में, तो एक सेल में जैसे रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो एक बार में पूरे डीएनए का क्या होता है, रिप्लिकेशन। यानी कि पार्ट बाय पार्ट होता है कि कुछ टुकड़े का हो गया छोड़ दिया फिर अगले का होगा, ऐसा नहीं। एक बार में रिप्लिकेशन होता है तो कैसा होता है, पूरे टोटल लेंथ का आपका रिप्लिकेशन होता है डीएनए। अब लेकिन जब रिप्लिकेशन होता है तो वो कब होता है, कैसे होता है, वो आपको समझना है। तो आपको याद होगा जब भी रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो आप लोग जानते हैं बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल और सेमी कंजर्वेटिव होता है, अर्ध संरक्षी जिसको हम आप लोग कह देते हैं। कैसा, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि सपोज करिए ये डीएनए है, इसमें डीएनए में एक चेन और दो चेन अलग अलग हो जाएंगे और एक जो नई सेकंड चेन बनेगी वो नई बनेगी। मतलब कहने का कि एक एक चेन आपकी क्या रहेगी, पुराने डीएनए से, बस एक एक चेन नई क्या होती है, रिप्लिकेट होती है। जिसको कौन बनाता है, तो आपको याद होगा डीएनए पॉलीमरेज, है ना। और पॉलीमरेज भी कितने, तो आप याद करिए डीएनए के पॉलीमरेज 3, याद है ना। कौन कौन सा पॉलीमरेज है, तो आप याद करिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो कौन सा आपका डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन में भाग लेता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। याद रखिए जब भी जो डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन का टाइम आता है तो कौन करता है, कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वाला करेगा। ये याद रखना है आपको, बात क्लियर। तो डीएनए पॉलीमरेज करेगा, कैसे, पहला रिमूविंग का काम करता है। अभी आप पढ़ेंगे डुप्लीकेशन में, जब मैं अभी प्रोसेस पढ़ाएंगे तब, जो आपके एक्सेसिव जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं रिप्लिकेशन के दौरान उनको रिमूव करने का काम, तो वो किसका होता है, फर्स्ट का। ठीक, सेकेंड का भी सेम वही काम होता है, थोड़ा सा डिफर होता है, वो भी आपको बताएंगे। थर्ड का काम क्या है, रिप्लिकेट करने का। अब ये जो आपका प्रोसेस है
कि जो आपका डीएनए की जो आप रिप्लिकेशन की प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव है। वो प्रोसेस देने या बताने वाले कौन थे? क्रिक, जिन्होंने वाटसन और क्रिक का मॉडल दिया, आप लोगों ने पढ़ा डबल हेलिक्स डीएनए का, है ना, मॉडल जो दिया था। उन्होंने ही, क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। लेकिन इसको सबसे पहली बार प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट से वो मेसेल्सन और स्टाहल, मेसेल्सन स्टाहल एक ही व्यक्ति, हम आप लोगों को पढ़ाया था मेसेल्सन एंड स्टाहल, लेकिन वो वास्तव में है क्या? एक ही, मेसेल्सन स्टाहल कहा जाता पूरा। बात क्लियर? मेसेल्सन और स्टाहल नाम के जो व्यक्ति थे उन्हीं में, अब हम आप लोग कंफ्यूज रहते मेसेल्सन और स्टाहल, हाँ, तो वो मेसेल्सन स्टाहल एक ही है। अब हम आप लोगों के दिमाग में फीड रहता है मेसेल्सन अलग और स्टाहल अलग, तो वो आपको याद रखना मेसेल्सन स्टाहल है। ठीक, जो मेरी नॉलेज जितना मैंने पढ़ा है, मेसेल्सन स्टाहल एक ही व्यक्ति का नाम है, जिसने सबसे पहली बार किसका यूज किया था? नाइट्रोजन का, है ना। कौन सा? 14 और 15, यानी कि एक रेडियो एक्टिव और एक हैवी नाइट्रोजन, एक रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन और एक कौन सी वाली? हैवी नाइट्रोजन। और किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? किस पर एक्सपेरिमेंट करके बताया था? ई कोलाई पर। किस पर? ई कोलाई पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया था कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वो क्या है? सेमी कंजर्वेटिव है। उसका भी अपना एक प्रोसेस है, ई कोलाई पर जब उन्होंने कराया, पूरा एक्सपेरिमेंट है उसका, है ना। तो ये आपका जो आप कह सकते टॉपिक है, ये आपको इसका भी पढ़ना है कि मेसेल्सन स्टाहल ने जो पूरा ये आपका एक्सपेरिमेंट दिया, कैसे सिद्ध करेंगे कि, और ये आपको इससे पहले और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता कब है? मोस्टली पीवाईक्यू में कई बार पूछा भी गया है कि किस स्टेज में आप कर सकते, सेल साइकिल की किस स्टेज के दौरान डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो याद करिए, सेल साइकिल 2 फेज में बटी होती है, एक एम फेज और एक इंटरफेज। तो पहले इंटरफेज आता है, बाद में एम फेज। वो जो इंटरफेज है, जिसको हम आप लोग तैयारी की अवस्था कहते हैं, है ना, वो तैयारी की अवस्था आपकी 3 में बटी होती है फेज में, G1, S, G2। तो उसमें से जो S वाला स्टेज है, उस S स्टेज में डीएनए क्या करता है? अपने आप रिप्लिकेट करता है। बात क्लियर? तो वो आपको S स्टेज में, लेकिन कैसे करेगा, कब करेगा, तो इसकी जो आपकी प्रोसेस है वो आपको नेक्स्ट आपका जो क्लास होगी उसमें आपको क्लियर कर देंगे दोनों एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।